مولا दाद अपने शहर का सबसे ज्यादा हुनरमंद मोची था। वो बहुत अच्छे और मजबूत जूते बनाया करता था। बहुत जल्द उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। वो बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। उसके बनाए गए जूतों की कीमत ज्यादा तो होती थी, लेकिन वही जूते बहुत अरसा तक चलते थे। रहीम खान उसी शहर का एक दौलतमंद सौदागर था। उसकी एक ही बेटी थी जिसे उसने शहजादियों की तरह पाला था और सारे लोग उसे शहजादी ही कहते थे। उसकी बेटी का नाम फातिमा था। सौदागर जब भी कहीं से आता तो अपनी बेटी के लिए कोई न कोई चीज लाजमी लाता। इस मर्तबा उसने करीबी गांव में जाना था। वो सोचने लगा कि इस गांव में ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो वो अपनी बेटी के लिए लाए और उसे पसंद भी आए। आखिर उसे ख्याल आया कि फातिमा को नए नए जूते पहनने का शौक है। जूतों का ख्याल आते ही उसे मौला दाद का नाम याद आया। उसने सोचा कि मौला दाद ही सबसे अच्छे जूते बनाता है। उसे यह भी ख्याल आया कि भला जूता भी कोई तोहफा है। फिर सोचने लगा कि क्यों ना कोई सबसे अच्छा और उम्दा जूता बनवाया जाए तो ये अच्छा तोहफा हो सकता है। ये सोचकर वो मौला दाद के पास पहुंचा और उसे बोला कि मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा जूता बनवाना है जो उससे पहले ना कभी किसी ने देखा हो और ना कभी किसी ने पहना हो। मोची ये सुनकर सोच में पड़ गया और कुछ सोचने के बाद बोला, जनाब, मैं तकरीबन हर तरह का जूता बना चुका हूँ, लेकिन ऐसा जूता कैसे बनाऊं जो कभी किसी ने ना देखा हो और ना पहना हो। ये तो फिर आप ही बताएं कि ऐसा जूता कौन सा हो सकता है। सौदागर कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला कि अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी बेटी के लिए मखमल का एक चोला बनवाया है जिस पर चांदी का काम है। अगर तमल के जूतों पर चांदी का काम बना दो तो ये कैसा है? बहुत अच्छा जनाब, ये बहुत अच्छा है, मगर ऐसा नहीं होगा कि ये जूता पहले किसी ने ना देखा हो, क्योंकि मैं पहले ही ऐसे 4 जूते बना चुका हूँ। अगर आप पूरे के पूरे जूते चांदी के बनवा लें तो ये बहुत अच्छा होगा और ये किसी ने नहीं देखा होगा। तुम्हारा ख्याल अच्छा है, लेकिन ये जूता बहुत सख्त होगा। इससे तो हमारी बेटी के नाजुक पैर जख्मी हो जाएंगे। नहीं जनाब, इसके अंदर मखमल होगी, किनारों पर भी मखमल, और इस पर सुनहरी काम बना दूंगा। सौदागर बोला, नहीं नहीं, तुम सफेद जूता ही बनाना। अच्छा जनाब, मैं सफेद जूता ही बना दूंगा, मोची ने जवाब दिया। इस जूते को बनाने में कितने दिन लग जाएंगे? सौदागर ने पूछा। जनाब, इस जूते को तकरीबन 15 दिन लग जाएंगे, मोची ने जवाब दिया। सौदागर ने कहा, नहीं, 15 दिन में नहीं बल्कि 10 दिन में तैयार कर दो, क्योंकि मैं सफर से वापस आऊंगा और अपनी बेटी को यह तोहफा दूंगा। मोची ने कहा, ठीक है जनाब, लेकिन इस जूते पर बहुत ज्यादा मेहनत होगी, इसलिए इस जूते की कीमत भी कुछ ज्यादा होगी। सौदागर ने कहा कि तुम कीमत की फिक्र ना करो, तुम बस जूता अच्छे से तैयार करना और जितनी चाहे कीमत ले लेना। सौदागर गांव वापस चला गया और मोची ने चांदी खरीद कर उस पर काम करना शुरू कर दिया और इस पर खूबसूरत नक्शो नगार बनाए। फातिमा ज़हीन और समझदार होने के साथ साथ नेक भी थी। खुदा ने उसे बहुत रहमदिल और नेक बनाया था। वो अपनी नौकरानियों से भी बहुत प्यार करती थी और हर रोज सुबह उठकर अपने बाग में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करती थी। वो अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि अल्लाह पाक उसे और भी नेमतों से नवाजे। सौदागर को गए हुए 8 रोज गुजर गए थे और फातिमा अपने बाप को याद करके बहुत उदास थी। फातिमा की सबसे खास कनीज उसे बहुत दिलासा देती और उसे खुश रखने की कोशिश करती। फातिमा की माँ बचपन ही में फौत हो चुकी थी। यही वजह थी कि सौदागर ने अपनी बेटी को बहुत मोहब्बत और शफकत से पाला था। 10वें दिन जब सौदागर वापस आया तो मोची ने जूता तैयार कर रखा था। जूता इतना खूबसूरत था कि सौदागर खुद भी देखकर हैरान रह गया और मोची की मेहनत और काम की तारीफ करने लगा और उसने मोची को मुंह मांगी कीमत दी और तोहफा लेकर अपने घर पहुंचा। फातिमा अपने बाप को देखकर बहुत खुश हुई। सौदागर ने अपनी बेटी को तोहफा दिया। जब उसकी बेटी ने तोहफा देखा तो वो इन खूबसूरत जूतों को देखकर हैरान रह गई और अपने बाप से कहने लगी कि अब्बा जान, इतना खूबसूरत जूता हमने आज से पहले कभी नहीं देखा, आपने ये कहाँ से लिया? सौदागर ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को जवाब दिया कि बेटी, हमने भी इतना खूबसूरत जूता पहली बार देखा है। अब ये छोड़ो कि कहाँ से आया है, बस जल्दी से इसे पहनकर हमें दिखाओ कि कैसा लगता है। फातिमा ने मखमल का लिबास पहना और चांदी का जूता। वो बहुत प्यारी लग रही थी और सौदागर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो कहने लगा कि आज तो वाकई ही हमारी बेटी शहजादी लग रही है। अगले रोज भी फातिमा ने वही लिबास और वही जूता पहना और काफी देर तक अपने महल नुमा घर में टहलती रही। अब फातिमा को भूख लगने लगी थी। वक्त भी काफी हो चुका था, लेकिन अभी तक दस्तरखान नहीं लगा था।
फातिमा बावर्ची खाने में गई और अपनी खास खादमा से बोली कि क्या बात है, अभी तक दस्तरखान क्यों नहीं लगा। फातिमा ने जवाब दिया, बस जी लगा ही रही हूँ। उस भूखे बाबा का वाक़या सुन रही थी, बस ख्याल ही नहीं रहा और खाना तैयार है। इसने दूसरी खादमा को दस्तरखान लगाने के लिए कहा। फातिमा ने खादमा से पूछा कि बूढ़ा फकीर कहाँ है, वो भूखा है क्या। खादमा ने जवाब दिया, शहजादी बीबी, मैंने उसको खाना तो खिला दिया है, लेकिन उसका मसला कुछ और है। दरअसल वो आपसे मदद चाहता है। फातिमा बोली, अच्छा तो हम खुद ही उससे पूछ लेते हैं। फातिमा घर से बाहर निकली और बूढ़े फकीर से पूछने लगी कि आप क्या चाहते हैं बाबा। वो बूढ़ा आदमी बोला, मैं फकीर नहीं हूँ बेटी, दरअसल मैं मोहताज हो गया हूँ और ऊपर से एक और मुसीबत आन पड़ी कि मेरी बेटी बीमार पड़ गई। उसके पैरों पर एक खतरनाक बीमारी लग गई है और हकीम का कहना है कि उसका इलाज एक धात से ही हो सकता है। अगर ये ना मिली तो उसका जहर उसके पूरे जिस्म में फैल जाएगा। इतना कहकर वो बूढ़ा फकीर फूट फूट कर रोने लगा। फातिमा ने जब ये सुना तो उसका दिल भी भर आया और उसने पूछा कि बताओ तो सही कि कौन सी धात में तुम्हारी बेटी का इलाज है, शायद मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं। बूढ़ा फकीर बोला कि बेटी, हकीम साहब का कहना है कि अगर चांदी के जूते से उसका पैर ढांप दिया जाए तो उसका इलाज मुमकिन है। अब आप ही बताइए, भला चांदी का जूता भी कभी होता है? अगर होता भी है तो मैं गरीब आदमी चांदी का जूता कहाँ से लाऊं? अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? 3 दिन से मैं भूखा प्यासा फिर रहा हूं। हकीम साहब चांदी का जूता चाहते हैं और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि भला चांदी का जूता भी कहीं होता है। यह सुनकर फातिमा दिल ही दिल में सोचने लगी कि जरूर चांदी का जूता होता है, लेकिन मैं इसे कैसे दे दूं? ये तो मेरे बाबा ने मुझे बहुत प्यार से बनवा कर ला कर दिया है। फिर उसके दिल में यह भी ख्याल आया कि ये तो बहुत खुदगर्जी की बात है कि मैं अपने शौक के लिए इस जूते को पहनूं और उधर इस गरीब की बच्ची की जान पर बनी है। क्यों ना मैं ये जूते देकर उसकी जान बचा लूं। एक बार तो उसके दिल ने कहा कि जूता दे दो, फिर दूसरे ही लम्हे उसे ख्याल आया कि ये जूता ना दूं। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि आज सुबह ही कुरान पाक की एक आयत पढ़ी थी। वो क्या ही खूबसूरत आयत थी कि नेकी के जरिए हम कभी अल्लाह तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी कोई खास चीज उसकी राह में कुर्बान ना करो। इस आयत को याद करके उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। फिर उसे कुछ भी सोचना नहीं पड़ा। फातिमा ने अपने पैर से चांदी का जूता उतारा, उसे उलट पुलट कर देखा और फिर वही जूता उस फकीर के हाथ में थमा दिया और बोली, लो बाबा जाओ और अपनी बेटी का इलाज करवा लो। फकीर ने जब ये देखा तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। फकीर का तो ये ख्याल था कि शायद उसे कुछ पैसे मिल जाते या उसकी कुछ खिदमत हो जाती, लेकिन उसे तो उसकी जरूरत की चीज ही मिल गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने फिर कहा कि बीबी, क्या चांदी का जूता वाकई ही होता है? शहजादी फातिमा बोली, जी बाबा होता है और वो जूता सिर्फ मेरे पास है। बूढ़े फकीर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो वहाँ से जूते लेकर चला गया। फातिमा को दिली सुकून और नेकी से इत्मीनान हासिल हो रहा था। वो ये सोचकर बहुत खुश थी कि उसने अल्लाह की खातिर अपनी खास चीज कुर्बान कर दी और किसी की जान भी बचा ली। खादिमा को ये देखकर बहुत अफसोस हुआ और वो शहजादी से कहने लगी कि शहजादी, ये आपने क्या किया? इतना कीमती जूता फकीर को दे दिया। मुझे तो इस बात का बहुत दुख है। फातिमा कहने लगी कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें नेकी के बदले जन्नत में इससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी चीज मिल जाएंगी जो आज तक ना किसी आंख ने देखा होगा और ना किसी कान ने सुना होगा। यह सुनकर खादिमा खामोश हो गई। जब सौदागर को इस बात का पता चला तो उसे अपनी बेटी की सखावत पर बहुत हैरत भी हुई और खुशी भी। सौदागर ने अपनी बेटी को कुछ न कहा और उसे वैसा ही एक और जूता बनवा कर दे दिया और इस तरह से फातिमा को अपना जूता वापस मिल गया। लेकिन उसकी नेकी का इनाम तो उसे अल्लाह पाक जरूर देगा। प्यारे दोस्तों, इंसान अपनी जो भी खास चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करता है वो महफूज हो जाती है और जन्नत में ना सिर्फ उससे बेहतर कोई चीज मिलती है बल्कि अल्लाह दुनिया में भी उसे बेहतरीन सिला और इनाम से नवाजता है। प्यारे दोस्तों, एक बाजीगर हुआ करता था। वो लोगों को अपने बंदर की नाच दिखाकर अपना गुजर बसर चलाता था। एक रोज वो पेचो ताब खाता हुआ अपने घर आया और अपनी बीवी से कहने लगा कि कसाई को बुला कर लाओ। उसकी बीवी ने हैरत से पूछा कि वो किस लिए? बाजीगर बोला, इस बूढ़े बंदर को आज कसाई के हाथ बेच डालूंगा। बीवी बोली, ये क्या कह रहे हो? ये बंदर हमारे पास काफी अरसे से है और अब इसे बुढ़ापे में कसाई के हाथ बेचोगे? बाजीगर बोला, बेचूंगा नहीं तो और क्या करूंगा? क्या उसे घर में बिठा कर खिलाऊंगा? बीवी ने कहा कि घर में बिठा कर क्यों खिलाओगे?
वो तो खुद नाच कूद कर तुम्हारी रोजी रोटी चलाता है। बाजीगर ने कहा कि बुढ़ापे के सबब ये अपनी अकल खो बैठा है और नाचना तो ये वैसे भी भूल चुका है। उसके अलावा नाच के दौरान ये हाँफने लगता है। मैं इसे इशारा करता हूँ लेकिन इसे कुछ भी सूझता नहीं, बस बुत बनकर खड़ा हो जाता है। मैं ऐसे बंदर का क्या करूँ? और देखो आज पूरे गांव में फिरने के बावजूद भी सिर्फ 4 पैसे बने हैं। बीवी ने जब ये सुना तो कहने लगी, बस इतनी सी बात के लिए आज कसाई के हाथों इसकी गर्दन पर छुरी चलवाओगे? बाजीगर बोला, तो और क्या करूं? जब कोई जानवर निकम्मा हो जाता है तो उसके लिए उसका मर जाना ही बेहतर होता है। इधर मियाँ बीवी की ये बातें चल रही थी और उधर बंदर बैठा ये सब बातें सुन रहा था। ये बातें सुनकर बंदर बेचारे की हालत ऐसी हो गई कि बदन सूख कर कांटा हो गया और सोचने लगा, क्या मेरी तकदीर में यही लिखा था? और क्या कसाई के हाथों जान देनी पड़ेगी? और क्या वाकई ही कसाई मेरी गर्दन काट डालेगा, मेरी बोटी बोटी कर देगा और बाजार में मेरी हड्डियां और गोश्त बेच डालेगा? लोग मेरा गोश्त खरीदकर उबालेंगे और फिर दांतों से चबाएंगे। ये सोचकर बंदर का कलेजा धड़कने लगा, आंखों से आंसू टपकने लगे और सोचने लगा कि अब क्या करूं और किस तरह इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा। आखिर अकल बंदर की थी, उसके ख्याल में कोई भी बात ना आई। लेकिन अचानक उसे गीदड़ की याद आई। वो दिल में सोचने लगा कि गीदड़ मेरा बचपन का दोस्त है और हम बचपन में कैसे कैसे खेल खेला करते थे, आपस में झगड़ा भी करते थे और फिर एक साथ भी बैठा करते थे। वाकई ही गीदड़ से बढ़कर मेरा कोई दोस्त नहीं। और फिर गीदड़ बहुत चालाक भी है। अब उसी के पास जाकर कोई मशवरा करना चाहिए। मुसीबत में दोस्तों ही से मदद मिलती है। आखिर रात को बंदर छुपता छुपाता घर से निकला और चलता चलता अपने दोस्त गीदड़ के घर के पास पहुंच गया। और गीदड़ के घर के पास पहुंचकर उसने आवाज दी कि मेरे दोस्त, क्या तुम घर पर हो? गीदड़ ने पूछा कि रात के इस वक्त कौन है और क्या मुसीबत आ गई? मैं हूँ भाईजान। गीदड़ बोला, मैं कौन? मैं बंदर हूँ भाई गीदड़। अच्छा तो ये कहो ना। गीदड़ ने झट दरवाजा खोल दिया और बंदर को देखकर कहने लगा, आओ दोस्त आओ। बंदर उसके घर में पहुंचकर उसके सामने बैठकर रोने लगा। गीदड़ ने जब बंदर को रोते हुए देखा तो उससे पूछा कि क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो और क्यों रो रहे हो? तो बंदर ने उसे बताया कि भाई सब कुछ खत्म हो गया। गीदड़ ने पूछा कि क्या खत्म हो गया? पहले सीधे से बात बताओ कि क्या बात है। बंदर रोता हुआ बोला कि खुलकर क्या बताऊं, तुम बस मेरी जान बचाओ। यह सुनकर गीदड़ भी थोड़ा तंजिया अंदाज में बोला कि कैसे जान बचाऊं, तुम सीधी सीधी बात बताओ वरना तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। यह सुनकर बंदर नरमी से बोला कि भाई गुस्सा क्यों करते हो, सब बताता हूँ। उसके बाद बंदर ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बातें गीदड़ को बता दी। बंदर की बात सुनकर गीदड़ बोला, भाई ये तो बहुत बड़ी आफत है। यह सुनकर बंदर घबरा कर बोला कि तुम भी कहते हो कि ये बड़ी आफत है, लेकिन अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? गीदड़ ने जवाब दिया कि भाई तुम कसाई के हाथ में जाकर कभी भी नहीं बच पाओगे। गीदड़ की बात सुनकर बंदर का सांस सूख गया और बोला कि भाई इसीलिए तो पूछता हूँ कि कैसे बचा जाए। गीदड़ बोला, अच्छा जरा ठहरो, मैं कुछ सोचता हूँ। गीदड़ आंखें बंद करके कुछ सोचने लगा। बंदर जो उसके सामने बैठा था वो खौफ के मारे थर-थर कांप रहा था। थोड़ी देर बाद गीदड़ ने आंखें खोली और बोला, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम वापस चले जाओ। बंदर घबराई हुई आवाज में बोला, कुछ बताओगे भी? फिर गीदड़ बोला कि क्या तुम्हारे घर में कोई बच्चा भी है? बंदर ने कहा, जी बच्चा है और उसकी माँ हर रोज उसे घर की खिड़की में लुटा देती है। गीदड़ बोला, बस तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम अपने घर चले जाओ। बंदर बोला कि भाई घबराने की बात कैसे नहीं, पहले मुझे बताओ तो सही कि तुमने क्या सोचा है। जब तक तुम मुझे नहीं बताओगे तो मेरा खौफ कम नहीं होगा। गीदड़ बोला कि खौफ का कोई इलाज नहीं, बस खामोशी के साथ घर जाके सो जाओ। बंदर ने जिद की तो गीदड़ ने उसे डांटकर चुप करवा दिया। बंदर जाने के लिए खड़ा हो गया और बंदर उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आया और दरवाजे पर पहुंचकर गीदड़ बोला, कल सुबह जब मैं तुम्हारे मकान के पास आकर तुम्हें पुकारूं तो तुम मेरे पास चले आना और देखो जरा होशियार रहना। यह सुनकर बंदर अपने घर वापस चला गया। गीदड़ ने कहा था कि आराम से घर जाकर सो जाना, लेकिन बंदर को सारी रात नींद नहीं आई। सुबह होते ही गीदड़ उठकर उस बाजीगर के घर के पास जा पहुंचा और उस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया जिसके अंदर बच्चा खेल कूद रहा था।
गीदड़ उस बच्चे को उठाकर जंगल की जानिब भाग निकला। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। बच्चे की आवाज सुनकर बच्चे की माँ पास वाले कमरे से दौड़ कर आई और क्या देखती है कि गीदड़ उसके बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ भागा जा रहा है। उसने अपने शोहर को पुकारा, अजी देखते हो कि ये क्या हो गया। गीदड़ भागता भागता बंदर को पुकारने लगा, हो गया, काम हो गया। और बंदर तो पहले ही से तैयार बैठा था। गीदड़ की आवाज सुनकर वो भी उसके पीछे पीछे भाग निकला था। बीवी की आवाज सुनकर बाजीगर दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि क्या मुसीबत टूट पड़ी। बीवी ने कहा कि हाय मैं लुट गई कि हमारे बच्चे को एक गीदड़ उठाकर ले गया। फिर बाजीगर ने पूछा कि किस जानिब ले गया। बच्चे की माँ रोते रोते बोली, उधर जंगल की जानिब। बाजीगर हाथ में लाठी लेकर जंगल की तरफ भागा और बच्चे की माँ घर बैठकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद बाजीगर हाँफता हुआ घर आया। जब बीवी ने उसे देखा तो पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। बाजीगर ने जवाब दिया कि बहुत ढूंढा लेकिन मुझे बच्चा कहीं नहीं मिला। इतने बड़े जंगल में भला क्या पता चलता है। वो सर पकड़कर बैठ गया और इधर गीदड़ जंगल में पहुंचकर एक जगह पर रुक गया और बंदर भी उसके पास पहुंच गया। और फिर गीदड़ ने बंदर से कहा कि भाई बंदर, अब इस बच्चे को लेकर घर चले जाओ। और बंदर उस बच्चे को उठाकर आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ चलने लगा। बाजीगर के घर में कोहराम मचा हुआ था और गांव के सभी लोग वहां पर जमा हो चुके थे। सबका यही ख्याल था कि अब बच्चा नहीं मिलेगा। लेकिन जब सबकी नजर बंदर पर पड़ी जो बच्चे को खिलाता हुआ उनकी तरफ चला आ रहा था, और जब बच्चे की माँ ने उसे देखा तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। बच्चे की माँ ने जैसे ही अपने बच्चे को प्यार से गोद में लिया वैसे ही बंदर को भी प्यार किया, क्योंकि इसी की बदौलत उसे अपना खोया हुआ बच्चा वापस मिल गया था। वो अपने शोहर से कहने लगी, ऐसे वफादार बंदर को तुम कसाई के हाथ बेचना चाहते हो। यह सुनकर कसाई की नजरें झुक गई और उसने बंदर से प्यार करते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई जो मैंने ऐसा सोचा। और उसके बाद दोनों मियाँ बीवी उस बंदर की बहुत खिदमत करने लगे और बंदर भी अपनी बाकी की जिंदगी मजे से गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।